उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले 8 लाख छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी के विषय में पास नहीं हो पाए हैं, हिंदी विषय में फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा 28,75,000 छात्रों ने दी थी। यहां पर आप संख्या देख लीजिए, 28,75,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इनमें से लगभग 5,27,000 से ज्यादा छात्र फेल हो गए, यानी करीब 15% छात्र इसमें से फेल हो गए। इसी तरह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा 23,72,000 छात्रों ने हिंदी की परीक्षा दी थी और इसमें से करीब 2,70,000 छात्र हिंदी विषय में फेल हो गए। कितनी बड़ी संख्या ये मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 7,97,000 से ज्यादा हो जाएगा, लगभग 8 लाख मान लीजिए। तो आप इस तरह इसको देखिए कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है हिंदी बोलने वालों का, वहां 8 लाख छात्र 10वीं और 12वीं के मिलाकर हिंदी विषय में फेल हो गए। और अगर रजिस्ट्रेशन के बावजूद हिंदी की परीक्षा ना देने वाले छात्रों की संख्या भी हम इसमें से जोड़ लें तो यह संख्या 10.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि उत्तर प्रदेश की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,02,000 है और हिंदी में फेल होने वालों की संख्या 5,27,000 है। यानी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। पिछले साल का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही था, यानी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मातृभाषा हिंदी है वहां पर हिंदी में ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और अंग्रेजी में कम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ है, पाकिस्तान के बराबर जनसंख्या है और इनमें से 91% यानी करीब 19 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदी की परीक्षा में छात्रों का फेल होना यह संकेत देता है कि हमारे देश में जो राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है उसी चिराग के नीचे यानी उसी चिराग तले हिंदी की दुर्गति वाला अंधेरा फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में हिंदी की परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने को लेकर जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि जो छात्र फेल हुए हैं उनमें से ज्यादातर को हिंदी के सरल शब्द भी लिखने नहीं आते हैं। नाम ना बताने की शर्त पर कॉपियों की जांच करने वाले कुछ शिक्षकों ने हमें बताया कि कई छात्र आत्मविश्वास जैसे शब्द भी लिख नहीं पाए और इसकी जगह उन्होंने अंग्रेजी के कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल किया और वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। यानी हमारे देश में जो छात्र हैं वो आत्मविश्वास नहीं लिख पाते हिंदी में। जब उन्हें कहा जाता है कि आत्मविश्वास लिखिए तो उसकी जगह वो कॉन्फिडेंस लिखते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अंग्रेजी के शब्द का उसकी स्पेलिंग उन्हें ठीक से नहीं आती, इसलिए तो ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। कुछ छात्रों ने यात्रा के लिए अंग्रेजी के सफर शब्द का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ होता है सहना या भुगतना, और ये सारे जो बच्चे हैं इन्होंने यात्रा को उर्दू के शब्द सफर का इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी क्योंकि सफर और यात्रा एक ही बात होती है। और इन्होंने जब सफर लिखने की कोशिश की तो उस सफर को अंग्रेजी में जानते हैं कैसे लिखा? SUFFER। ये अंग्रेजी का शब्द उन्होंने सफर वाले यात्रा के लिए लिख दिया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी की परीक्षा में 10 लाख छात्र और 2018 की परीक्षा में 11 लाख छात्र फेल हुए थे। इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 11,92,000 थी और इसमें से 10,59,000 छात्र पास हो गए। यानी सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जितने छात्र हर साल पास हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा छात्र हर साल अकेले हिंदी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज जब हमने इसकी वजह जानने के लिए कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1,50,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और अगर इसमें सहायक शिक्षकों के खाली पदों को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो जाती है। जाहिर है अगर छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों का प्रदर्शन ऐसा ही होगा। हम इसमें छात्रों की नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की गलती ज्यादा मानते हैं। हिंदी विषय में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की दूसरी बड़ी वजह है कि हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से ज्यादातर छात्र ये मान लेते हैं कि उन्हें हिंदी लिखना, बोलना
और पढ़ना तो वैसे ही आता है, इसलिए वो हिंदी विषय की परीक्षा में फेल हो ही नहीं सकते और हिंदी को वो बहुत हल्के में लेने लगते हैं। वर्ष 2012 में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि जिन छात्रों की पकड़ अपनी मातृभाषा पर अच्छी होती है वो दूसरे विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी दूसरे विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी मातृभाषा की समझ भी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा किए गए एक और शोध में यह पाया गया कि जिन बच्चों की शुरुआती 8 वर्षों की पढ़ाई लिखाई उनकी मातृभाषा में होती है वो दूसरे विषयों को तेजी से सीखने लगते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ऐसे बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी तेजी से होता है। कौन से बच्चे? जो शुरुआत के 8 साल या शुरुआती वर्षों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि हिंदी भाषा को हमारे देश में हीन भावना की नजर से देखा जाता है। हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, जबकि अंग्रेजी भाषा में बात करने को शान समझा जाता है। अंग्रेजी में एक ग्लैमर है। अंग्रेजी में बात करने वाले नेता जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। जो नेता जमीन से जुड़े होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उन्हें आउटडेटेड मान लिया जाता है। हिंदी भारत में 52 करोड़ लोगों की भाषा है और पूरी दुनिया में करीब 59 करोड़ लोग हिंदी का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में हिंदी का पतन बहुत दुख पहुंचाता है। लेकिन अंग्रेजी के मामले में ऐसा नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया के उन 11 देशों में शामिल है जहां अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसी देश में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। भारत में लगभग 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं। एक बात हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं, हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। हम यहां पर आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत सिखाइए, उनसे ये कहिए कि अंग्रेजी में बात ना करें, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो जहां अंग्रेजी भाषा आपके काम आती है, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अंग्रेजी ना पढ़ें, अंग्रेजी ना बोलें। यहां इस विशेषण का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने हिंदी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर भी गर्व करना सीखिए। उसके प्रति हीन भावना अपने मन में मत पालिए और जो बात आप अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं उसे फिर अपनी मातृभाषा में ही कहिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और संस्कृत करीब 5000 वर्ष पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा को दुनिया की ज्यादातर भाषाओं की जननी माना जाता है और यूरोपियन देशों में बोली जाने वाली भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत करीब 700 से 800 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद जब मुगल और दूसरे विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो हिंदी में फारसी और दूसरी विदेशी भाषाओं का प्रयोग बढ़ने लगा और हिंदी हिंदुस्तानी में बदल गई। आज हिंदी भारत के करीब 10 राज्यों की प्रमुख भाषा मानी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे देश भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है और इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे यह नाम इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर ही देखता है और अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया और भारत के बीच की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। यानी हमारे देश में भी 2 देश हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। भारत में उतना ग्लैमर नहीं है, इंडिया में ज्यादा ग्लैमर है। इंडिया आधुनिक दिखता है और भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखता है। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ नाम आखिरकार भारत के संविधान का भी हिस्सा बन ही गया। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए। इनमें मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप जैसे नाम भी शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है तो इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था।
यानी विदेशियों ने न सिर्फ हमारे देश का नाम बदल दिया, बल्कि हिंदी और संस्कृत की प्राचीन पहचान को भी मिटाने की कोशिश की, और वो काफी हद तक सफल भी रहे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 25% की दर से बढ़ रही है, और 52 करोड़ हिंदी भाषियों की वजह से हिंदी का बाजार अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, और अब विदेशों में हिंदी सीखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदी के अलग विभाग बनाए गए हैं, और इनमें हिंदी सीखने वाले विदेशी छात्रों की संख्या अब हजारों में है। और यही वजह है कि अंग्रेजी की मशहूर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के कई शब्द शामिल किए जाते हैं। इस साल जनवरी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भारतीय भाषाओं के 26 नए शब्द शामिल किए गए थे, जिनमें आधार, डब्बा, चौल, हड़ताल और शादी जैसे शब्द शामिल हैं। इसके अलावा हिंदी के जो शब्द इस डिक्शनरी में पहले से शामिल किए गए हैं, वो इस समय भी आपकी स्क्रीन पर हैं। उत्तर भारत में बोले जाने वाले शब्द जुगाड़ को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया जा चुका है। यानी आने वाले समय में आप कई विदेशी नेताओं को जुगाड़ वाले बयान देते हुए सुन सकते हैं, या आप बहुत सारे विदेशियों को जुगाड़ शब्द बोलते हुए या लिखते हुए भी पाएंगे। हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले जमाने में किसी दिन ये कहें कि वो चीन से निपटने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं या जुगाड़ कर रहे हैं। हम एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपसे और आपके परिवार से जुड़ी हुई है।